आपने देखा होगा एक बच्चे की पिटाई कर दी गई क्योंकि बच्चे आक्रोश में आ जाते हैं, उनके जीवन का सवाल है। उसका माउस काम नहीं कर रहा, उसको दिखता है, वो काउंट करता है कि मैं कैसे अब इस गरीबी से निकल जाऊंगा, 8 महीने में ज्वाइनिंग आ जाएगी। तो उसका फ्रस्ट्रेट होना लाजमी है और आप उसे पिटाई कर रहे हैं, आप उसे मार रहे हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री जी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सवालों का स्तर इतना गिर गया है, आप देखते होंगे उलूल जुलूल सवाल पूछते हैं। एसएससी जीडी में पूछा गया कि डीजे वाले बाबू किस रैपर ने ये गाना बिल्कुल 30 सवाल आपके जीवन को निर्धारित कर रहे हैं, प्री के मार्क्स काउंट नहीं होंगे, उसमें इतने सवाल गलत आ गए, तो फेयर सिलेक्शन हो कहाँ रहा है। बात सिर्फ एसएससी एग्जाम्स की नहीं है, रेलवे एग्जाम में 2019 में 500 रुपये लेके बच्चों से फॉर्म भराया गया कि आपके 400 एग्जाम के बाद वापस कर देंगे। कई करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा। तो हम क्या डिजिटल इंडिया के नाम पे सिर्फ फ़ोन पे गूगल पे चलाना सीखें, या डिजिटल इंडिया के नाम पे हम अगर कुछ कर रहे हैं तो उसको एग्जीक्यूट भी ठीक से करा पा रहे हैं नहीं, या फिर हम कह दें कि हम नहीं, डिजिटल अभी उतने नहीं हुए हैं, ये सब चीज़ें अभी भी हम कलम कॉपी से करेंगे। लेकिन आपने डिजिटल कर दिया है लेकिन बच्चे सफ़र बहुत कर रहे हैं, तो फिर ऐसी डिजिटलाइजेशन का फ़ायदा क्या है? मुद्दा ही है। यहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब पहली बार खबरें आने लगी तो खबर ये आई थी कि भाई जब कंप्यूटर पे लोग बैठे एग्जाम देने के लिए, सर्वर क्रैश हो गया, माउस नहीं चल रहा है किसी का, तो किसी का सिस्टम फेल हो गया है। खबर ये भी कि बच्चियां जो हैं, लड़कियां सिस्टम के बाहर बैठी हैं, मतलब गेट के बाहर खड़ी हुई हैं, और उसके बाद उन्हें अंदर नहीं भेजा गया, और दावा ये भी कि दुर्व्यवहार उनके साथ किया। वही आपने देखा होगा एक बच्चे की पिटाई कर दी गई क्योंकि बच्चे आक्रोश में आ जाते हैं, उनके जीवन का सवाल है। आप उन्हें एक एग्ज़ाम का मूड होता है, 7:30 का आपने टाइम दिया है, आप एंट्री 9:30 बजे करा रहे हैं, बच्चा ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है, उसका माउस काम नहीं कर रहा, उसको दिखता है, वो काउंट करता है कि मैं कैसे अब इस गरीबी से निकल जाऊंगा, 8 महीने में ज्वाइनिंग आ जाएगी। तो उसका फ्रस्ट्रेट होना लाजमी है और आप उसे पिटाई कर रहे हैं, आप उसे मार रहे हैं। बाउंसर वाली बात, हाँ, सेंटर के बाहर बाउंसर, हाँ ये बिल्कुल सच बात है। एकदम एक बच्चे को पीटा गया, उसके नाक से ब्लड आया है। सेंटर्स आपने देखे होंगे, सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ आप आवाज़ भी दोगे तो 4 लोग नहीं सुनेंगे। कितने सेंटर ऐसे हैं जो खेत के बीच से रास्ता जा रहा है, वहाँ सेंटर है, और डीजे बज रहा है ऊपर, खबरें मतलब इस तरह की। कपड़े सूख रहे हैं, भैंस बाहर बंधी हुई है, गांव का गाय का पूरा टोली सेंटर के बाहर खड़ी हुई है। इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। ऊपर से सेंटर आपने 600-700 किलोमीटर दिया। आपका कहना है कि इससे हम नकल रोकना चाहते हैं। ये नकल रोकने का तरीका है कि आप 600 से 700 किलोमीटर दूर सेंटर दे रहे हैं। आपने अंडमान निकोबार लोगों के सेंटर भेज दिए। अंडमान निकोबार का किस्सा सुनिए। मेरा दोस्त जिसका एक सेंटर आया, जो कि 12 जिले का रहने वाला है, उसका सेंटर आया अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जब उसका सेंटर आया तो उसने ये कह दिया, नहीं जाऊंगा यार भाई एग्जाम। मतलब ये तो देश की एसएससी आयोग एजेंसी सबके लिए दुर्भाग्य की बात है। और हमारी ये कोशिश है कि हम इन समस्याओं के लिए सिर्फ यही आवाज़ नहीं उठा रहे, अगर सरकार नहीं भी सुनती है तो हम इन सब समस्याओं के लिए कोर्ट का रास्ता भी अपनाएंगे। यानी पूरा सिस्टम सिर्फ एक कारोबार बन के रह गया है। आयोग कहता है हम गलत सवाल पूछेंगे, आप 100 रुपये दे के बताइए कौन सा सवाल गलत है। आपको पता हो एसएससी जेई के एग्जाम में 100 में 16 सवाल गलत थे। 1600 रुपये एक बच्चे ने पे किया। लाखों बच्चे पेपर देते हैं। प्री के एग्ज़ाम में इतनी शिफ्ट होती हैं, 25-30 लाख लोग बैठते हैं, और हर शिफ्ट में अगर 4 सवाल 5 सवाल भी गलत मानूं तो 100 सवाल गलत हो गए सारी शिफ्ट में। और आप सोचो कितने लाख लोग इस चीज़ के लिए पैसा देते होंगे। और इस पे जब हमने डायरेक्टर से पूछा तो वो कह रहे हैं कि ये पैसा हमारे पास नहीं आता, सरकार के पास जाता है जिससे रोड बनती है। तो क्या वो ये सरकार उनसे पूछ सकती है, या ये इस बात का खुलासा कर सकते हैं कि सच में सरकार ने कहा हुआ है कि इसको कमाई का जरिया बना लो? तो क्या लगता है, ये कमाई का जरिया है या स्टूडेंट्स के लिए नहीं, हो रही बिल्कुल है या नहीं? मैं आपको बता दूं, नहीं, सुविधा स्टूडेंट के लिए अगर हो भी रही है तो क्या आप इस पैसे से वो सुविधाएं देंगे? उन्होंने तो कहा रोड बनाने के लिए। मैं आपको बता दूं, मैंने 2012 से लेकर 16 तक एग्जाम दिया, उस टाइम गलत सवाल नहीं आते थे। हुआ क्या होगा, 1-2 बार गलत सवाल पूछे गए होंगे, पहले ऐसा हुआ होगा, गलत सवाल पूछे गए, लोगों ने कहा कि ये गलत है, तो लोगों ने क्या है, इन्होंने कहा आप 100 रुपये दे के बताओ कौन सा गलत है। ठीक है, 100 रुपये लेते हैं। फिर इनको लगा यार इससे तो कमाई हो रही है, तो फिर ये 10 पे आए, 8 पे आए, और आज 15-15, 16-16 सवाल ये एग्जाम में गलत पूछ रहे हैं। और एग्जाम में गलत सवाल अगर आप पूछ रहे हो, आपको कमाना है, तो मैं तो फिर भी कहता हूँ कि हम लोग आपकी ये जलालत भी बर्दाश्त कर लेंगे। आप उस क्वेश्चन पे लिख दो ये गलत है, इसको ना छू। अगर वो पहले ही 5 सवाल गलत हो गए तो सोचिए बच्चा कितना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि जो वो सवाल करने जा रहा है, अटेम्प्ट करने जा रहा है, वो गलत है। उसको तो लगता है कहीं मैं ही तो गलती नहीं कर रहा हूँ, ये भी तो बात है। तो उसका नुकसान तो बेचारे का हर तरफ से है। और उसके बाद आप क्या करते हो कि मार्क्स टू ऑल दे देते हो सबको, तो वहाँ भी नुकसान हो रहा है। एक तो ऊपर से केवल, अगर मैं मेंस की बात करूं सीजीएल एग्जाम के, तो 130 सवाल आपके जीवन को निर्धारित कर रहे हैं, प्री के मार्क्स काउंट नहीं होंगे, उसमें इतने सवाल गलत आ गए, तो फेयर सिलेक्शन हो कहाँ रहा है?
इसी चीज़ के खिलाफ लड़ाई है, इसी अनफेयरनेस के खिलाफ लड़ाई है। एक एग्जाम में नहीं है, सवालों का स्तर इतना गिर गया है, आप देखते होंगे उलूल जुलूल सवाल पूछते हैं। एसएससी जीडी में पूछा गया कि डीजे वाले बाबू किस रैपर ने ये गाना बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा वायरल भी हो रहा है कि भाई ऐसे सवाल इतनी सीरियस गंभीर परीक्षा में क्या आप ये सब सवाल पूछ रहे हो। कल को आप पूछोगे कि नूरा फतेही का डांस कौन सा है, उसके डांस का टाइप बताइए आप। इससे पहले कभी ऐसा हुआ था? कभी नहीं हुआ। आज से मैं आपको बताता हूँ, 2014 में हमारे टाइम पे 2 सवाल आए थे जिसमें पूछा गया था सबसे लंबी हीरोइन कौन है, जिसका आंसर दीपिका पादुकोण था, और एक पूछा गया था ड्रीम गर्ल कौन है, जिसका आंसर हेमा मालिनी था। बट ये दोनों ही सवाल गलत थे, क्योंकि बच्चों को लगा किस ड्रीम गर्ल की बात कर रहे हैं। कोई भी ड्रीम गर्ल किसी की भी हो सकती है। ये कोई ऐसा तो है नहीं राष्ट्रपति साहब ने अवार्ड दिया, हमारे देश में कोई ड्रीम गर्ल का अवार्ड होता है। या फिर ऐसा नहीं कि कोई हीरोइन लंबी है जो फिल्मों में आई है, ऐसी भी हीरोइन है जो फिल्मों में नहीं आ पाई, हम जिन्हें नहीं जानते बहुत लंबी हों। तो सरकार ने शाम को, सुबह पेपर हुआ दिन में, शाम को एक नोटिस आता है कि ये 2 क्वेश्चंस को आपके एग्जाम से हटा दिया गया है और 98 में चेकिंग होगी। ये अब ये हाल हो गया कि हम लोगों ने आवाज़ उठाई, दब गई, खामोश रह गए। उस चक्कर में इन लोगों के हौसले इतने बढ़ते गए कि ये अब पूरी तरीके से मनमानी करते गए। हर स्टेज पे लड़ाई है। और बात सिर्फ एसएससी एग्जाम्स की नहीं है, रेलवे एग्जाम में 2019 में 500 रुपये लेके बच्चों से फॉर्म भराया गया कि आपके 400 एग्जाम के बाद वापस कर देंगे। कई करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा, उसके बाद 5 साल तक वो परीक्षा नहीं हुई। कितने बच्चे तो बीच में छोड़ गए। 52% लोगों ने एग्जाम नहीं दिया था। कैसे देंगे 5 साल बाद फॉर्म भर के? तो उन सब लोगों का तो इन्होंने पैसा भी वापस नहीं किया, क्योंकि पैसा उसका वापस होगा जो एग्जाम देगा। तो सोचिए कि सरकार किस किस तरीके से पैसा कमा रही है। ये कितनी गंभीर समस्या है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हर चीज़ आज देश में आपके नेतृत्व में हो रही है। हर कोई ये कहता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। क्या देश के युवाओं से इस तरीके की वसूली किसके नेतृत्व में की जा रही है? मेरा ये बड़ा सवाल है। तो बात संसद तक पहुंची, राहुल गांधी ने ट्वीट किया। आप देखेंगे अगर 2 दिन में तो एसएससी कीवर्ड जो है वो इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो और हर ट्रेंडिंग कीवर्ड के बारे में प्रधानमंत्री जी को पता होता है। उनके पास भी डिस्प्ले होती है जो बताती है कि ये चीज़ें विपक्ष ने आवाज़ उठाई। हाँ, विपक्ष आवाज़ उठा रहा है, लेकिन अब क्या हो गया है ना कि आवाज़ उठाने में विपक्ष ने भी इतनी देरी कर दी है। और एक बार आवाज़ उठाने से देखिए कुछ होगा नहीं। आवाज़ लगातार उठानी पड़ेगी जब तक कि इंसाफ नहीं मिल जाता। आज आप देखिए, जब हम आप लोगों को सवाल बताते हैं, मीडिया को, मैं इतने सारे लोगों के साथ इंटरव्यू किया, जब उनको ये 100 रुपये वाली बात बताते हैं, आपको पता है हम पिछले 5 साल से चिल्ला रहे हैं कि 100 रुपये लेते हैं गलत सवाल पूछने के। तो आप लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं हम 5 साल से कह रहे हैं। तो मीडिया भी अब जाके जागी है, जिसको लग रहा है कि हाँ हाँ ये तो वाकई में गलत हो रहा है। तो मीडिया को समझाने में इतना वक्त लग गया, लेकिन हम इसको भी एक जीत ले रहे हैं कि चलिए आज मीडिया समझ गई, कल सरकार भी समझेगी। क्योंकि आप संसद सत्र को भी अगर देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि किसी विपक्ष ने किसी बात को लेकर के मुद्दा उठाया और सामने से रूलिंग पार्टी ने कहा ठीक है ये बात आप सही कह रहे हो, हम इसे दिखवा लेते हैं। यही तो मतलब होता है। आप बोलेंगे ना, अगर मैं किसी कंपनी का फाउंडर हूं और मैं आता हूं वहाँ ऑफिस में सबसे मीटिंग करता हूं, तो लोग मुझे कहें कि जी ये गलत हो रहा है यहाँ पे, तो मेरा फर्ज है ठीक है, इसको मैं खाली सुनने के लिए नहीं हूँ। अगर मानसून सत्र में विपक्ष कोई आवाज़ उठा रहा है तो रूलिंग पार्टी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, आप आंसर तो कीजिए। तो क्या लगता है जवाब दिया क्यों गया? नहीं दिया जा रहा है? जवाब अगर दिया जा रहा होता तो चीजें ठीक हो गई। क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या लगता है? राहुल गांधी ने जब मुद्दा उठाया, ट्वीट भी किया, आपने देखा होगा वो ट्वीट। हाँ, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, तो राहुल गांधी पूछते कि भाई आप इस पे जवाब दो, हमें जवाब अभी चाहिए इस पे कि आप क्या दे रहे हैं। हम लोगों की इसीलिए बड़ी डिमांड में एक ये था कि आप एक एग्जाम एडवाइजरी बोर्ड बनाइए, जिसमें जाके बच्चा, कोई हेल्पलाइन आज बच्चे के लिए नहीं है, वो बेचारा टीचर्स के ही पास आता है भाग के। हम लोग भी क्या करें? हम जिस एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहे हैं, हमारी पढ़ाने की सार्थकता तो तभी है जब हमारा बच्चा एग्ज़ाम एटलीस्ट दे पाए। यहाँ तो एग्ज़ाम ही नहीं दे पा रहा। एग्ज़ाम फॉर्म भरने में समस्या, एग्ज़ाम देने जा रहा है सेंटर्स में समस्या। तो प्रॉब्लम क्या है कि एक प्रॉब्लम ठीक होती नहीं है तब तक दूसरी ले आते हो, तीसरी ले आते हो। आज का यूथ इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है, बच्चों का दर्द इतना बढ़ गया है। मेरे साथ 8-10 लोग जो रहते हैं, आपने देखा दुर्गा जी साहब जैसे, हाँ, सिर्फ बच्चों का दर्द सुनने के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए। क्योंकि ऑनलाइन है, ऑफलाइन होता है, तो हम बच्चे के कंधे पे हाथ रख के उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं। हम कहते हैं अब इन लोगों को कि आप बस सुनिए, बच्चे को सुन के ही अच्छा लगेगा और मुझे बता दीजिए और बोल भी दीजिए कि हम सर तक आपकी बात पहुंचा देंगे। मैंने देखा, दुर्गा जी के बारे में दर्शकों को बता दूं कि ये वही शख्स हैं जो सर के साथ हमेशा रहते हैं, और उसके बाद जब मैं आया यहाँ पर तो उसके बाद भी कॉल पर लगे हुए थे। वो कॉल पर कॉल, एक फोन कितना निकाला दूसरे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि ऐसा शायद कोई शख्स भारत के अंदर हो जो एक समय पे 3 फॉरवर्डेड फोनों की कॉल
और 3 मोबाइल एक साथ चलाए और इससे बात कर ले, इससे बात कर ले और परेशान ना हो, कूल रह करके। एक एक बच्चे की बात सुनते हैं, एक एक बच्चे की बात सुनते हैं वो।